हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस पहले टेस्ट सीरीज़ आंसर डिस्कशन सेशन में, जिसमें हम इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो रिलीज़ हुआ था 8 जुलाई 2025 को। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ का पहला एग्ज़ाम था एंड इसमें जो क्वेश्चन पेपर था उसको पहले मैं डिस्कस करूँगा कुछ देर के लिए, एंड देन वी विल गो ऑन टू डिस्कस द एग्जैक्ट मॉडल आंसर्स एंड किस तरीके से हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए उस आंसर को लिखते वक्त, क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना है, उन सभी चीज़ों पे मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट के। तो ये वाला पेपर थोड़ा अलग है अपकमिंग जो 5 पेपर होंगे इस सब्जेक्ट के उससे, क्योंकि इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए थे। ये बेसिकली जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट था, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी तक एनवायरमेंटल साइंस अच्छे से शुरू नहीं किए हैं, जिन्होंने बेसिक उसका प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन भी गैदर नहीं किया है, वो कुछ हद तक इस बारे में ध्यान दें और अपने पढ़ाई को शुरू करें, ताकि वो बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें इस सब्जेक्ट का, जिससे एनालिटिक्स और गोइंग फॉरवर्ड जिस पे डिस्कशन होंगे, जो ज़्यादा इसमें डिटेल में हम बात करेंगे, वो सारे टॉपिक्स को समझने में उन्हें आसानी होगी। तो उस पर्पज़ से इस क्वेश्चन पेपर में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे मैंने, जो कि बहुत ही सिंपल नेचर के थे। ये जेपीएससी के कुछ अलग एग्ज़ाम्स में ये पैटर्न फॉलो होता है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं मेंस में, स्पेशली ऑप्शनल में। पर एज ये वाले पेपर का अगर आप देखेंगे, जो जेपीएससी ने जो जारी किया है फॉर्मेट, उसमें क्लियरली स्टेटेड है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो उस पर्पज़ से इस वाले पेपर में खाली ऐसा है, इसके आगे से किसी पेपर में ये नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे ये जनरली पेपर 1 के हर सिलेबस एस्पेक्ट से थे, इवन दो हमने अपने क्लासेस में अभी तक केवल सेक्शन 1 यूनिट 1 कवर किया है, जो कि फंडामेंटल्स है एनवायरनमेंट का। पर क्योंकि हमें फुल पेपर टेस्ट्स लेना है, तो इसलिए मैंने ये पेपर सेट किया था। जनरली पेपर का नेचर वॉज मॉडरेट, एंड जो क्वेश्चंस थे उसमें बहुत कुछ था जो स्टूडेंट्स बहुत ही जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से या सामान्य ज्ञान में भी जितना उन्होंने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट, उसके बेसिस पे भी वो कई आंसर्स लिख सकते थे, एक दो को छोड़ के। तो उस पर हम थोड़े डेप्थ में बात करेंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस वर वेरी इजी। यू वुड हैव हैड कंटेंट। आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा है, अगर आप जागरूक हैं अपने चारों तरफ होते हुए एक्टिविटीज़ को लेके, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे लेंगे। जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आएगी, आप ज़रूर इस मॉडल आंसर की को ध्यान से पढ़ेंगे एंड उन जो गैप्स हैं आपके अंडरस्टैंडिंग में, उसको पूरा करेंगे। तो इस पे भी हम ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं। मैंने यूपीएससी फॉर्मेट या जेपीएससी फॉर्मेट को कुछ हद तक फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की थी, ताकि इसमें मिक्स रहे। 20 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं एंड अराउंड 8 to 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, ताकि शॉर्ट नोट राइटिंग या लॉन्ग आंसर राइटिंग, कोई भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसमें थोड़ा भी आपको प्रैक्टिस की कमी नहीं रहे। गोइंग फॉरवर्ड जो बाकी एग्जाम्स होंगे उसमें भी मैं अलग अलग नंबर्स के क्वेश्चंस देते रहूँगा, बिकॉज क्योंकि ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है एंड क्योंकि सेट फॉर्मेट नहीं है, इसलिए ये प्रिडिक्ट करना कि कौन से किस तरीके का क्वेश्चन सेट होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, ये डिफ़िकल्ट है। ये भी संभव है कि 40 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन आएँ, जैसे कि जेपीएससी ऑप्शनल्स में आते भी हैं या जेपीएससी मेंस में आता है। लेकिन अगर वैसा नहीं भी हो तो 20 मार्कर्स, 15 मार्कर्स, 10 मार्कर्स, इन तरीके के क्वेश्चंस को भी तैयार रखना है। मेरा सजेशन यही रहता है कि हमेशा हमें मिड स्कोर है, जैसे अगर कोई एग्ज़ाम में 10, 15 और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें मिडिल वाले क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर सिचुएशन आती है कि हमें इससे लंबा लिखना है, तो हम उसी को विस्तृत रूप में लिखेंगे, और अगर इससे कम में लिखना है तो हम उसी को संक्षेप करके 10 मार्क्स के लिए लिखेंगे। तो इन पेपर्स में जनरली मैंने 20 मार्कर्स के हिसाब से ही क्वेश्चन सेट किए हैं। अब आप देखेंगे, अगर आपने मॉडल आंसर की ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये वाले सेक्शन का मैंने आंसर डायरेक्टली दे दिया है। आप इन्हें अपना मिला सकते हैं, और अगर यदि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो ये वाले सेक्शन का उतना महत्व नहीं है इस एग्ज़ाम में। पर मैं आपको ले चलना चाहूँगा जो जिस फॉर्मेट में मैंने इस आंसर की को बनाया है, उसको एक बार डिस्कस करता हूँ मैं, ताकि केवल ये पेपर नहीं, बट कोई भी अगर आप स्पर्धा जेपीएससी कोर्स का कोई भी अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो आपको पता रहे कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, और आपको किस तरीके से यूज़ करना है इस डॉक्यूमेंट को। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन उतना वैल्यूबल नहीं है जितना उसको लिखने में और उसको लिखने के समय किस तरीके का विचार आपके दिमाग में होना चाहिए, जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो क्या हो, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये आंसर की बनाया है। तो अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने हर आंसर के पहले एक फ्रेमवर्क सेट किया है। ये फ्रेमवर्क है थॉट प्रोसेस। मतलब एग्ज़ाम जैसे शुरू हो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा, आप लिखने जा रहे हैं, तो अपने समय का पहला 15 to 30 सेकेंड्स आप इस प्रोसेस पे देंगे। अब ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आप इस लेवल का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली मैंने अलग अलग सोर्सेज को रेफ़र करके, अपने पुराने ज्ञान को रेफ़र करके ये आंसर स्ट्रक्चर बनाया है। अब काफ़ी समय लेके, ये 15-30 सेकेंड्स में नहीं हुआ है। पर अगर आप मल्टीपल टाइम्स इस तरीके के फ्रेमवर्क्स को देखेंगे, आप उसमें कुछ कुछ कॉमन चीज़ें पकड़ना शुरू कर लेंगे। आप वो रियलाइज़ करने लगेंगे कौन कौन सी चीज़ें हर आंसर में अवेलेबल होती हैं या होनी चाहिए। वंस आप उस ट्रिक को पकड़ लें, वंस आप उस स्ट्रैटेजी को पकड़ लें, तो ये प्रोसेस जो है इस रूप में नहीं तो एक नॉर्मल रूप में भी इसका 50% या 60% भी आप कर पाएंगे विद इन 15 to 30 सेकेंड्स, और वो काफ़ी यूज़फुल होगा एग्ज़ाम के समय। आपका क्वालिटी ऑफ आंसर्स आप खुद नोटिस करेंगे, इतना हाई लेवल पे चले जाएगा जस्ट इफ़ यू फॉलो दिस अप्रोच ऑफ कि पहले मैं एक फ्रेमवर्क सेट करूँगा एंड देन अपने आंसर को उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से लिखूँगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस फ्रेमवर्क को हर समय अपने नोटबुक में लिखना है एंड देन उसको विस्तृत रूप में मेन बॉडी में या मेन आंसर में लिखना है। ये मेंटली भी किया जा सकता है, या अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चन पेपर में ही साइड में इस तरह का एक छोटा सा फ्रेमवर्क शॉर्ट वर्ड्स में बना के रेडी रख सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हाउ डू साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस व्यू द मैन नेचर रिलेशनशिप। आप नोटिस करेंगे इसी डॉक्यूमेंट में इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। पर्यावरण की परिभाषा दीजिए और इसकी वैज्ञानिक एवं दार्शनिक अवधारणाओं को की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मानव और प्रकृति के संबंध को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से स्पष्ट करिए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, दोनों का आंसर्स और दोनों का फ्रेमवर्क एकदम सिमिलर होगा। अब क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो आई विल गो थ्रू दिस, बट आप अपने सामने अपने सब्जेक्ट, अपने आपका जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसमें आप ये खोल के रखें और उसी हिसाब से इवैल्यूएट करें। तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली स्टेट कर दिया कि आपको डिफाइन करना है, उसके बाद आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया, हाउ डू साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस व्यू द मैन नेचर रिलेशनशिप। एक बार में देखते ही क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे ही होंगे। सबसे पहले होगा डेफिनेशन, उसके बाद सेकेंड होगा साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, ये सेकेंड पार्ट में है 2A 2B, एंड थर्ड होगा व्यूइंग द मैन नेचर रिलेशनशिप 3। अब इसी का एक्सप्लेनेटरी पार्ट होगा क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आप अब देखिए इस क्वेश्चन में किस तरीके से मैंने इस अप्रोच को फॉलो किया है। फॉर दिस क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट था, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, इसी को मैंने यूज़ किया है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए। क्योंकि एक फ्रेमवर्क तो मुझे बहुत ही साधारण रूप से क्वेश्चन में ही मिल गया कि किस तरीके से मुझे इस एस्पेक्ट को यूज़ करना है, किस तरीके से मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन होना चाहिए। देन बॉडी में अब साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके ऊपर आप 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस क्या है इसके ऊपर आप 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे। एंड देन मैन नेचर रिलेशनशिप कैसे विद टाइम चेंज हुआ है इसके ऊपर आप आंसर लिखेंगे। कंक्लूजन एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन है, नीड फॉर इंटीग्रेटेड इकोलॉजिकल एथिक्स, क्योंकि यहाँ पे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस की भी बात हुई है, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, और या फिर आप कोर्ट यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप एडवोकेट करेंगे, जिसमें आप ये पुट फॉरवर्ड करेंगे कि इंसान को और पर्यावरण को किस तरह को एग्जिस्टेंस और सस्टेनेबिलिटी की भावना से रहना चाहिए। तो ये सारा कंटेंट आपको जो मैंने पहले नोट्स दिए थे उसमें भी अवेलेबल मिलेंगे, पर जो नोट्स नहीं हैं, जो नोट्स में नहीं है वो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। तो आपके लिए ये थर्ड या सेकंड सेट ऑफ नोट्स का काम करेगा। आपके अपने नोट्स के अलावा ये जो आंसर की है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, आपको इससे बहुत सारे एनरिचमेंट मटेरियल मिलेंगे। तो आप इसमें नोटिस करिए कैसे उसी फ्रेमवर्क को इस आंसर में कम्प्लीटली एक्सपैंड करके लिखा गया है, किस तरीके से एक छोटे से आइडिया को जो आपका फ्रेमवर्क होगा उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में, एक बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। अब इसके और भी अप्रोचेस हो सकते हैं इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। मैं आपको उन अप्रोचेस से भी अवगत कराना चाहूँगा। जैसे
डिफाइन एंड क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप डेफिनेशन लिखें, अलग अलग डेफिनेशन लिख दें, तो एक तरीके से यहीं पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कैसे अलग अलग तरीके के डेफिनेशंस आए हैं, अलग अलग स्कॉलर्स, इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग रीजन से। अगर लॉ को डिफाइन करना है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को डिफाइन करना है कि एनवायरनमेंट क्या है, तो वो एक अलग डेफिनेशन होगा। अगर किसी स्कॉलर को डिफाइन करना है, जैसे ईपी ओडम को करना है, तो वो अलग डेफिनेशन होगा। अगर किसी एक्टिविस्ट को करना है, जैसे वंदना शिवा को करना है, तो वो अलग डेफिनेशन होगा। अगर यूएनईपी को करना है तो वो अलग डेफिनेशन होगा। तो ये अलग अलग अप्रोच जो है, ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ही तो है कि किस तरीके से सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो ये डेफिनेशंस अपने आप में आपका क्वेश्चन को आंसर करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को खुद लेके चल सकते हैं। और आप एक कोई डिबेट, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम कई डिबेट्स की बात की थी, आप एक कोई भी डिबेट को उठा के जो आपको सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगे इस आंसर के लिए, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एक डिबेट हो सकता है इकोसेंट्रिसिज्म वर्सेस एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। मतलब इस फिलॉसफी में इन्वायरमेंट सेंटर पे है सब चीज़ के, इस फिलॉसफी में मैन सेंटर पे है सब चीज़ के। तो ये दोनों भी तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ही हैं कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से देखा जाए। क्या वो बैकग्राउंड है मैन के एक्टिविटीज़ का, या वो स्टेज है मैन के एक्टिविटीज़ का। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि क्रिटिकली आपको हेल्प करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट को डिस्कस करने के लिए। देन मैन नेचर रिलेशनशिप को जिस तरीके से साइंटिफिकली ओवर द ईयर्स, ओवर द फेजेस चेंज हुआ है, आप उसको उस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने अपनी क्लास में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 डिस्कस किया था। इन तीनों फेजेस के अपने साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ थे। जैसे जो फेज़ 1 था, जब हम लोग पैसिव थे, जब हम लोग हंटिंग गैदरिंग फेज में थे, उस समय हमारा साइंटिफिक ट्रेडिशन क्या था? कुछ नहीं। हमारे पास बेसिक टूल्स थे, क्रूड टूल्स थे, हमारे पास एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था, हम कम्प्लीटली इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर थे कि वो हमें हमारा खाना प्रदान करे। तो ये वाले समय में हमारा साइंटिफिक एंड देयरफॉर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव क्या बन गया? इसी कारण से कि हम पूजा करने लगे नेचुरलिज्म या एनिमिज्म, ये अप्रोच हम अपनाने लगे। देन सेकेंड फेज़ आता है जिसमें हम एग्रीकल्चर शुरू करते हैं, डोमेस्टिकेशन शुरू करते हैं। अब इसमें हमारे साइंटिफिक जो टूल्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब हमारे पास अलग अलग नॉलेज है, हमारे पास फायर का नॉलेज है, हमारे पास क्रॉप का नॉलेज है, हमारे पास रेन पैटर्न्स का नॉलेज है। उसके बेसिस पे हमारा फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन बहुत चेंज हो जाता है। और आपको याद होगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय चेंज आता है जो डिस्कस किया था लिन वाइट जूनियर ने अपने क्रिटिक में क्रिश्चियन डोमिनियनिज्म का, जिसमें वो कहते हैं कि इसी समय एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का जन्म होता है। एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म जो कहता है कि ये पूरा नेचर जो है ये ह्यूमंस को सर्व करने के लिए ही बना है और इसका पूरा एंड ही ह्यूमंस की खुशी है, ह्यूमंस का वेल बीइंग है। तो ये किस तरीके से आप नोटिस करिए, विद फेज मैन नेचर रिलेशनशिप जो चेंज हो रहा है उसके साथ एक साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन भी जो है उसके अंदर वो चेंज हो रहा है। ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है इसी आंसर को लिखने का। तो आप नोटिस करिएगा कि किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को बेस्ड ऑन आप कैसे अप्रोच करना चाहते हैं, आप अलग अलग तरीके से लिख के बहुत ही हाई क्वालिटी आंसर्स लिख सकते हैं, जिसमें कंटेंट आप नोटिस करिए सेम है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, पर इट इज़ ओनली द अप्रोच विच विल चेंज एंड आपको जो ज़्यादा सूटेबल लगे डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी पढ़ाई की है, आपको किस तरीके से वो क्वेश्चन इंटरप्रेट हो रहा है एट द मोमेंट, आप उस आंसर को लिख सकते हैं और बहुत हाई क्वालिटी के आंसर्स लिख सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि ये आंसर्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि ये बहुत ही फैक्ट रिच है और आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। मैं बस बताना चाहता हूँ आपको इस डॉक्यूमेंट को कैसे यूज़ करना है। तो आप इसमें देखिए हर आंसर के बाद आपको एक एनरिचमेंट मिलेगा। ये एनरिचमेंट मटेरियल एक्स्ट्रा कंटेंट है जो मे बी इस आंसर के अंदर अवेलेबल नहीं मिले, पर अगर आपको मन हो तो आप इन चीज़ों को भी उसके अंदर लिख सकते हैं और अपने आइडियाज़ को और बेटर वे में एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप इसमें नोटिस करिएगा इसमें कुछ कोटेशंस हैं, जैसे मैंने ये डिस्कस भी किया कि ये इन्वायरमेंट इज़ नॉट अ बैकड्रॉप टू ह्यूमन एक्टिविटी बट इट्स वेरी स्टेज। अगर आप इसको नोटिस करिए इस एनरिचमेंट पॉइंट को, पर्यावरण मानव गतिविधियों की पृष्ठभूमि नहीं बल्कि उसका वास्तविक मंच है। इसका क्या मतलब हुआ? पृष्ठभूमि नहीं, मतलब जो लोग ये मानते हैं कि पृष्ठभूमि है ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक।
मतलब इनका मानना है कि ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है, मैन सेंटर में है, एनवायरनमेंट उसको पीछे से सपोर्ट करता है। ये केवल एक बैकग्राउंड है, एक बैकड्रॉप है। लेकिन जो ये मानते हैं कि वास्तविक मंच है, मतलब यही स्टेज है, यही सब कुछ है, इसी के ऊपर इंसान की एक्टिविटीज़ कंप्लीटली मैटर करती हैं, तो इसका होना ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के होने से। तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू इकोसेंट्रिक है। तो आप देखिए, एक ही चीज़ को कहने के कितने सारे तरीके हैं, जो इन एनरिचमेंट पॉइंट्स के थ्रू आप नोटिस करेंगे कि आप और अपने ही आंसर्स को, इनफैक्ट जो बच्चे इस कोर्स के पार्ट हैं, आप आपस में भी आप नोटिस करिएगा जब मैं अच्छी गुड कॉपीज डालूंगा कि सेम कंटेंट को किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ करके काफ़ी हाई क्वालिटी के आंसर्स लिखे जा सकते हैं। इसमें हैंस जोनस का एक कंसेप्ट, एक जैसे मैंने लिखा द इम्पेरेटिव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टेक एज, ये इनका एक बुक है जिसके बेसिस पे हैंस जोनस ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा दायित्व है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, क्योंकि अब ह्यूमंस इतने पावरफुल हो गए हैं। आपको याद होगा बायो रीजनलिज्म, बायो जियोफिजिकल फोर्स का बात किया गया था लास्ट क्लास में। ह्यूमंस इतने स्ट्रांग हो गए हैं, ह्यूमंस इतने केपेबल हो गए हैं कब सब चीज़ चेंज करने के, कि हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें। तो अगेन आप नोटिस करिए किस तरीके से इसको एक ये कहा जा सकता है कि फिलेंथ्रोपिक एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, मतलब हम खुद को, हम ये अपना बड़प्पन मानेंगे कि हम एनवायरनमेंट के लिए को बचा सकते हैं, मतलब हम ह्यूमंस इतने ताकतवर हैं कि हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे। तो ये भी एक तरीके का व्यू है, एक पर्सपेक्टिव है जो समय के साथ चेंज हुआ है, जो अगर आप मैन नेचर रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे तो ये फेज 4, आप इसे फेज 4 कह सकते हैं कि आज का जो टेक एज है या जो कल का टेक एज आने वाला है, जब ह्यूमंस के पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, तो उसमें किस तरीके का साइंटिफिक, किस तरीके का फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगेन इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मार्क्सिस्ट एनवायरमेंटलिज्म ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में काम आएगा, ट्राइबल कल्चर किस तरीके से देखते हैं एनवायरनमेंट को, किस तरीके से यूनेस्को का मॉडल है, और किस तरीके से, जैसे ये एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, इवन उत्तराखंड में गंगा को लीगल पर्सन का स्टेटस दिया गया, लीगल पर्सनहुड। तो किस तरीके से हम अब एनवायरनमेंट को भी एक ऐसा एंटिटी मान रहे हैं जिसके पास खुद के अधिकार हैं, और उसे प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ हमारा दायित्व है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर आपको जितना कंटेंट अवेलेबल हो सकता था ये मैंने अवेलेबल करा दिया है इन टॉपिक्स को पढ़ के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक में क्या है कि ये आपको हर आंसर में आप इन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है डायरेक्टली इस टॉपिक से जेपीएससी क्वेश्चन ना पूछे, पर अगर आप मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं तो लिटरली हर आंसर में आप उसका क्वालिटी एनरिच कर सकते हैं, इस तरीके के कोटेशंस, इस तरीके के फिलोसॉफिकल आइडियाज़, थिंकर्स, स्कॉलर्स को कोट करके। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एग्जामिन थ्रेट्स टू ओशनिक सिस्टम फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, उसी टॉपिक का है, स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। इसमें बहुत क्लियर है, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, सेकेंडली हमें सिग्निफिकेंस डिस्कस करना है, फिर हमें थ्रेट्स फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज डिस्कस करना है। 3 क्लियर पार्ट में आपका फ्रेमवर्क आप नोटिस करिएगा बन भी गया। इसमें आपको उतना मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं है, पर इसमें क्या डिफ्रेंशिएट क्या करेगा, एक आंसर को दूसरे आंसर से डिफ्रेंशिएट ये करेगा, सबसे पहले एक्यूरेसी, आप कितना करेक्ट लिखते हैं, इसमें आप कितने सारे फैक्चुअल पॉइंट्स लिख पाते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। सेकेंडली आपका क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स, कितने अच्छे पॉइंट्स आप इसमें डाल पाते हैं, और इसी के अंदर आएगा आपका एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, डायग्राम्स, मैप्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें। तो हम नोटिस करेंगे किस तरीके से ये वाला आंसर लिखा गया। तो इंट्रो में आपका डेफिनेशन आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस आप यहाँ पे भी एक बहुत ही संक्षेप रूप में लिख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आप बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सिग्निफिकेंस पे बात करना ही है। तो ये बात भी आप ध्यान से नोटिस करेंगे, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं आप केवल उस पार्ट के बारे में नहीं सोचेंगे जो आप उस समय लिख रहे हैं, आपको ये भी सोचना है कि गोइंग फॉरवर्ड आपको इस पेपर में क्या क्या लिखना है, इस आंसर में क्या क्या लिखना है। तो अपने सारे चीज़ों को यहीं पर लिख के ख़त्म नहीं कर देना है। स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पे ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक, मॉइस्चर कितना परसेंटेज उसमें पाया जाता है, कितना फ्रेश वाटर है, ये सारे फैक्ट्स आएंगे।
देन इंटरेक्ट्स विद एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो ये एक तरीके से ओवरव्यू देगा कि कैसे हाइड्रोस्फीयर अपने आप में स्टैंड अलोन नहीं है, वो अपने आप में एक अलग स्फीयर नहीं किया जा सकता है, किसी भी स्फीयर को अपने आप में अकेला नहीं माना जा सकता है, वो बाकी स्फीयर्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है एंड वही उसका स्ट्रक्चर का पार्ट वो भी बनता है। देन सिग्निफिकेंस, इसमें बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट्स है और मोस्ट पॉइंट्स आप इसमें देखेंगे आपके सिलेबस से ही निकाल लिए गए हैं। बहुत पॉइंट्स अगर आपको सिलेबस ठीक से याद हो, अगर आपको याद हो कि आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, तो आप मैक्सिमम आंसर तो अपने ही आप जनरेट कर सकते हैं विदाउट नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन थ्रेट्स फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब मैन के एक्टिविटी से क्या क्या थ्रेट है यहाँ पे, उसका बहुत ही अच्छा लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। एंड देन केस स्टडी एक मेंशन करेंगे, एक या 2-3 मेंशन करेंगे एंड देन हम कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबल बैलेंस के लिए और हमें क्या क्या करना होगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। जब हम किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं किसी आंसर में, तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है कि कंक्लूजन में उसका सोल्यूशन भी एक प्रोवाइड कर दिया जाए, भले ही एक छोटे रूप में प्रोवाइड किया जाए पर किया जाए, ताकि हम एक ये पता चले कि आप फॉरवर्ड थिंकिंग पर्सन हैं, आप प्रॉब्लम्स को देखते हैं बट साथ ही साथ आप सॉल्यूशंस के बारे में भी आप सोचते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये पूरा आंसर लिखा गया, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें बहुत सारे अच्छे स्टेटिस्टिक्स, डेटा पॉइंट्स, एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसको आप ज़रूर कलेक्ट करके रखेंगे, ये बहुत काम आने वाला है आपको फाइनल रिविजन के लिए। देन ये कुछ और इनरिचमेंट पॉइंट्स हैं, कुछ उसमें से आप देखेंगे रिपीटेड पॉइंट्स भी होंगे, जो ये दिखाता है कि आपको 1000 एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 50-60 अच्छे एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ कलेक्ट करके भी जाएं तो उसको ठीक से यूज़ करके अलग अलग तरीके के आंसर में फिट करके आप अपना आंसर का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे इसी में ये बहुत अच्छा कोटेशन एक था जो मुझे बहुत ही पसंद आता है, मैं इसे अपने यूपीएससी आंसर्स में भी कई बार कोट करता था। सिल्विया अर्ल एक साइंटिस्ट थी, उनका कोट है ये, नो वाटर नो लाइफ, नो ब्लू नो ग्रीन। तो यहाँ पे ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को और ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ को, कि अगर पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, अगर नीला नहीं है तो हरा नहीं है। बहुत ही प्यारा कोट है, आप इसे बहुत सारे आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या आपका इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन कुछ भी बन सकता है। देन आप ये भी बात कर सकते हैं इससे क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, जैसे ब्लू इकोनॉमी ग्रो कर सकता है अगर इंडिया, जैसे इंडिया का डीप ओशन मिशन है, ये इसमें दोनों कंपोनेंट है, एक तरफ पे साइंटिफिक मिशन है बट दूसरी तरफ पे आप चाहते हैं कि आप एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करें, इसके बेसिस पे जो नॉलेज मिले उसके आधार पे। तो इन चीज़ों की बात भी आप करेंगे, किस तरीके से हमें अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने हैं। डायग्राम आप अलग, मरीन ट्रॉफिक पिरामिड, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, यदि आपको लगे कि आपके पास कंटेंट कम है और आपको कुछ अपने आइडियाज़ को दिखाने के लिए कोई डायग्राम का यूज़ करना है, तो आप इसके अंदर अलग अलग इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हाइड्रोस्फीयर के प्रेजेंट कर सकते हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि ये भी इसके सिग्निफिकेंस में ही आएगा। तो इसमें आप इसका ट्रॉफिक पिरामिड बना सकते हैं, आप पाई चार्ट बना के दिखा सकते हैं किस तरीके से अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर, जैसे ग्लेशियर्स में कितना है, रिवर्स में कितना है, आइस कैप में कितना है, इस तरीके के डायग्राम्स आप बना के अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2B। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम विद अप्रोप्रिएट डायग्राम्स। तो अगेन हिंदी में आप देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम विद अप्रोप्रिएट डायग्राम्स। अब देखिए ये वाला टॉपिक हमने अभी तक कवर नहीं किया है, तो ये इकोलॉजी का जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है, इकोसिस्टम का जो पहला पार्ट होगा, इकोलॉजी का प्रिंसिपल्स में आता है, लॉज ऑफ इकोलॉजी में आता है, जिसमें लिंडनमैन का लॉ है, ये लिंडमैन का लॉ, तो ये हम उसमें पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप नोटिस करिए कि किस तरीके से आंसर फ्रेम किया गया इस क्वेश्चन का। मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा ये वाला पॉइंट, इसमें कुछ बहुत नया नहीं है, बट ऑब्वियसली इसको एक बार हम लोग भी क्लास में कवर करेंगे। तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी फ्लो विद अप्रोप्रिएट डायग्राम्स। अब आप नोटिस करिए ये वाला आंसर मैंने पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखा है नेसेसरीली। इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन का नेचर, बाय नेचर इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि एनर्जी फ्लो के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करिए, और आपके पास शब्द लगभग अभी भी 350 से 400 हैं, आपको इतने शब्द में इस आंसर को लिखना है। तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे इसमें तो आप बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का डिमांड है। यदि इसमें 2-3 सब पार्ट्स होते तो मे बी आप पॉइंट वाइज यूज़ करके इस आंसर को बेटर लिख सकते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके थ्रू कि हर आंसर में सिमिलर अप्रोच फॉलो करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको खुद समझना होगा कि वो आंसर आपसे क्या मांग रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इस आंसर में मैंने इसीलिए एक अलग अप्रोच फॉलो किया, और ये क्वेश्चन मैंने चुना ही इसलिए था ताकि मैं दिखा पाऊँ आपको कि किस तरीके से ये आंसर्स भी लिखे जाने हैं।
तो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस में आप इकोसिस्टम को डिफाइन करके शुरू कर सकते हैं, फिर क्या बता सकते हैं किस तरीके से एनर्जी उसका ड्राइविंग फोर्स है कि इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है एनर्जी। और फिर आप बताएंगे कि एनर्जी आता कहाँ से है, सन से, कि ये इकलौता सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इस एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है ये हम पढ़ेंगे भी, ये लीनियर फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल नेचर ऑफ एनर्जी फ्लो ये होता है। अब फ्लो मैकेनिज्म, ये आप इस तरीके के फ्लो चार्ट्स बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगेन क्योंकि आपके पास शब्द बहुत है यहाँ पे कहने को, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू केस स्टडी या एग्जाम्पल, या एक कोई भी फूड चेन उठा लें आप, कोई भी एक फूड चेन उठा के स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्शरी कंज्यूमर टू टेट्रीवोर्ड्स, आप एक पूरा का पूरा फूड चेन बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे यहाँ से जो एनर्जी शुरू होता है वो यहाँ पे आके फिर रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो ये सारे कंसेप्ट इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और आप इसको अल्टीमेटली आप एक्सप्लेन, क्योंकि देखिए इन तरीके क्वेश्चंस में आपको कंक्लूजन में जनरली एक स्टेप बियॉन्ड जाने का कोशिश करना है, जो आंसर दे दिया है आपने उसके बियॉन्ड आप जाके क्या बता सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आप जैसे ये बता पाएंगे कि एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में, जो मैकेनिज्म है, क्या आज के समय उसको कोई खतरा है, और अगर वो खतरा है तो क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है। तो एनर्जी फ्लो इंश्योर्स इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड बैलेंस, मिसमैनेजमेंट कैन लीड टू डिसरप्शन ऑफ एंटायर इकोलॉजिकल नेटवर्क्स। इसमें आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस। यदि आपके पास समय और स्पेस बच रहा है तो आप ये वाला अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। अगेन इसमें भी आपको मिलेगा बहुत सारे आपको एनरिचमेंट पॉइंट्स मिलेंगे, आप बहुत सारे केस स्टडीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके के फूड चेन्स में दिखाएंगे, फ्लो मॉडल्स में दिखाएंगे, और ये सब जब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम कोर थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सब कंप्लीटली कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3B, examine the ecological and ethical concerns arising from large scale destruction of grassland and forest ecosystems। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो हमारा 3rd क्लास होने वाला है EVS कोर्स का 3A का मॉड्यूल 3A का, इसमें आप नोटिस करेंगे हम हर एक इकोसिस्टम पे जाएंगे और हर एक इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं उसको बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो उस समय ये वाला टॉपिक फिर से रिवाइज होगा, बट एज ऑफ नाउ ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें मेन ये देखना है कि आप ये वाले एरिया को कैसे हैंडल करते हैं, कि एथिकल कंसर्न को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल कंसर्न सभी लोग लिख देंगे। ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट अगर नहीं हो, अगर इसमें डिस्ट्रक्शन हो, डिग्रेडेशन हो, तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये हर वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट लिख देगा। बट ये क्वेश्चन कि एथिकल कंसर्न क्या है, इसके नैतिक और इवन लीगल क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कशन करना होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, उनका इकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बात ही करनी है इकोलॉजिकल और एथिकल। एथिक्स हमेशा रूटेड है सोसाइटी में, तो जब आपको बात ही करनी है सोसाइटी और इकोलॉजी के बारे में, इसमें जो जो दिक्कतें हो रही हैं उसके बारे में, तो ये बहुत ही काम का होगा। स्टार्टिंग में उसका इंपॉर्टेंस बता दें इन दोनों स्फीयर्स में कि इकोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है और सोशियो कल्चरली क्या इंपॉर्टेंस है इसका। फिर आप एक और एक पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ये साबित करना होगा कि कुछ यहाँ पे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, आप एक एग्जाम्पल, केस स्टडी या कोई भी स्टेटिस्टिक के थ्रू दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ डैमेजिंग ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। फिर बॉडी में सबसे पहले इकोलॉजिकल कंसर्न्स, देन एथिकल कंसर्न, फिर कुछ केस स्टडीज़, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लिखा नहीं है बट एग्जाम्पल्स इंक्लूड होना चाहिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएगा, एंड देन कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, आप अपने तरफ से बताएंगे कि अब क्या करना चाहिए। तो अगेन सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए आपको, क्योंकि ये दिखाएगा कि आप बहुत ही फ्यूचर लुकिंग और बहुत ही सोल्यूशन की तरफ देखने वाले कैंडिडेट हैं और आपको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए। तो उसमें आप इकोलॉजिकल जस्टिस की बात करेंगे, पॉलिसी इंटीग्रेशन की बात करेंगे, एथिकल वर्ल्ड व्यू की बात करेंगे, क्योंकि दिक्कत इकोलॉजिकल और एथिकल दोनों है, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन केवल इकोलॉजिकल नहीं हो सकता है, हमें एथिकली भी कुछ चेंज करना होगा। इसी में आप बात करेंगे किस तरीके से हमें इकोसेंट्रिसिज्म फॉलो करना चाहिए, या किस तरीके से हमें नेचर वर्शिप वाला जो फिलॉसफी था उसको किस तरीके से मॉडर्न एज में यूज़ करना चाहिए। एक होता है ना, एक रिस्पेक्ट का भावना होना चाहिए हमारे मन में टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, और वो एथिकल कंसर्न है, ना कि इकोलॉजिकल कंसर्न। तो पहले हम इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे इसमें। तो आप ये वाले आंसर को ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारा अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। इनफैक्ट
आपके लिए फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मोस्ट प्रिपरेशन आप केवल इस आंसर के थ्रू ही कर सकते हैं। आप क्लास नहीं भी अटेंड करते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा कि करना चाहिए, बट इस आंसर के थ्रू बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आता है आप उसको करने के लिए रेडी हो जाएंगे अगर आपने इस आंसर को ठीक से प्रिपेयर किया है। तो आप नोटिस करेंगे किस तरीके से एथिकल कंसर्न इसमें मेंशन है, जैसे इंटरजनरेशनल इक्विटी वायलेशन। इंटरजनरेशनल इक्विटी वायलेशन क्या हुआ कि अगर मानिए एक ग्रासलैंड का पैच है अफ्रीका में, मानिए सवाना में एक ग्रासलैंड है, और अभी जो यहाँ पे रहते हैं लोग वो इसमें इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर करें, इतना ज़्यादा स्लैश एंड बर्न करें, मतलब उपज के बाद यहाँ पे जलाएं इस ज़मीन को, कि विद टाइम यहाँ का जो सॉइल है इसका क्वालिटी ख़राब हो जाए। फ्यूचर में इन्हीं के जो बच्चे हैं जब ये यहाँ पे रहें तो ये अपने एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएँ, ये इससे उतना प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाएँ, और इन्हें या तो माइग्रेट करना पड़े या गरीबी में रहना पड़े। तो ये अप्रोच जो है ये जनरेशनल इक्विटी को वायलेट करता है। मतलब इक्विटी क्या हुआ कि दो लोगों को समान स्तर पे रखना इक्विटी है। जो सेम कंडीशन में दो लोग रह रहे हैं तो उनको सेम तरीके से ट्रीट होना चाहिए। ये दोनों लोग उसी पीस ऑफ लैंड पे रह रहे हैं, भले ही अलग अलग समय पे, तो इन दोनों को सिमिलर मौका मिलना चाहिए ग्रोथ का, इन दोनों को सिमिलर मौका मिलना चाहिए उस ज़मीन से उपज निकाल के खुद को सस्टेन करने का और एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने का। लेकिन क्योंकि इस समय के लोगों ने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया इस ज़मीन को, तो आगे वाले लोगों को ये हक नहीं मिला। तो ये इंटरजनरेशनल इक्विटी का वायलेशन है और ये एथिकली सही नहीं है। देन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को अगर डिस्प्लेस किया जाए, इंडिया में ये बहुत मेजर इशू रहा है किस तरीके से आदिवासी एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मैसिवली डिस्प्लेस किया गया ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम है, और इसको किस तरीके से एथिकली गलत है, क्योंकि सबके पास राइट है, इक्वल राइट है कहीं भी रहने का और वहाँ पे और अपने एंसेस्ट्रल लैंड पे रह के अपना काम करने का। देन इकोलॉजिकल इनजस्टिस, तो किस तरीके से गरीब और मार्जिनल ग्रुप्स को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है डिस्ट्रक्शन। भले ही ये इंटरजनरेशनल इक्विटी का वायलेशन हो सकता है एक बड़े पैमाने पे जिसके पास ज़मीन हो और छोटे पैमाने पे जिसके पास ज़मीन हो, दोनों के बच्चों को फेस करना पड़े, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा ब्रंट जो फेस करेगा, जिसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, वो गरीब लोग होंगे। वो जिनके पास कम ज़मीन है उनकी ज़मीन जब ख़राब हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत है। तो इसलिए ये किस तरीके से इकोलॉजिकली इनजस्टिस है कि जब भी इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होता है वो सबसे पहले हिट करता है गरीब लोगों को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, जिनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है और कोई इकोनॉमिक आउट नहीं है उस प्रॉब्लम से। फिर एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म वर्सेस इकोसेंट्रिसिज्म, ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे किस तरीके से इसी एक पॉइंट को हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स अलग अलग आंसर्स में अपने क्वालिटी को इनरिच करने के लिए और एक फिलोसॉफिकल बेंड देने के लिए। फिर केस स्टडी इसमें आपके आ जाएंगे, ग्लोबल और इंडियन बोथ। झारखंड का भी केस स्टडी इंक्लूड कर दिया कीजिए, बिकॉज दैट विल शो कि आप झारखंड के प्रॉब्लम से अवगत हैं और आप बहुत ही हाई क्वालिटी आंसर्स लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग मतलब पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द ग्राउंड। उसके बाद आप इसमें ये कुछ एनरिचमेंट पॉइंट्स हैं, आप लॉज की बात कर सकते हैं, आप गांधीयन एथिक्स की बात कर सकते हैं, प्लानिटरी बाउंड्रीज इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करते हैं, इसका बात करेंगे तो इसका बात कर सकते हैं। ये दोनों सिमिलर चीज़ें, रेड लाइन्स कंसेप्ट। देन आप मैप बना सकते हैं कि किस तरीके से जो इकोलॉजिकली सबसे थ्रेट में एरियाज़ हैं वो एरियाज़ वही हैं जिसमें गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे ये मराठवाड़ा, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स, यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ है बेल्ट वहाँ पे। तो किस तरीके से जहाँ पे गरीबी सबसे ज़्यादा है वहीं पे सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी है, ये आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्कस हाउ दिस जर्नी हैज शेप्ड एनवायरमेंटल आइडियोलॉजीज। अब ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है क्वेश्चन 2 से, आई गेस, जो पूछा गया था क्वेश्चन 1-2A से, जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन था। एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में अपने EVS कोर्स में, जो अपने पहले लेक्चर में मैंने कवर किया था। ये बहुत ही सिमिलर है उससे, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगा। आपको इसमें ट्रेस करना है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन फ्रॉम फूड गैदरिंग, जो कि आपको याद होगा फेज़ 1 से, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि फेज़ 3 है। एंड आपको डिस्कस करना है कि इस जर्नी में कैसे एनवायरमेंटल आइडियोलॉजी शेप हुई है विद टाइम।
तो इसमें एक अप्रोच लिखा हुआ है कि क्या पहले एक एवोल्यूशन ट्रेस करेंगे, देन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या क्या था वो ट्रेस करेंगे, क्योंकि जब इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ तभी हमारा आइडियोलॉजिकल कोई ग्राउंड बना डिस्कस करने का उसको, तो ये डिस्कस करेंगे। देन कंटेम्प्रेरी आज के समय क्या सिचुएशन ये डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप ABCD जो यहाँ पे अप्रोच है इसके जगह दूसरा अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं कि आप फेज़ 1 के अंदर ही ABC तीनों डिस्कस करें, ABC कि उसमें क्या ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप कैसा था, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या था और आइडियोलॉजी क्या थी। देन फेज़ 2 में आप डिस्कस करें कि कैसे A चेंज हुआ, कैसे रिलेशन चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पैसिव थे, यहाँ हम लोग एक्टिव हो गए। फिर सेकेंडली B इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे चेंज हुआ, यहाँ मिनिमल था तो यहाँ लार्ज स्केल हो गया। उसके बाद C आइडियोलॉजी, यहाँ पे हम लोग नेचर वर्शिप करते थे तो यहाँ पे हम लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक डोमिनियनिज्म जो लिन वाइट जूनियर का क्रिटिक है वो करने लगे। फिर आप फेज़ 3 में आएंगे। फेज़ 3 अभी का फेज़ है, इसमें किस तरीके से हमारा रिलेशनशिप चेंज हो गया कि अब आज की डेट में पैसिव एक्टिव छोड़िए, हम सिस्टेमिक, ये सेकंड पॉइंट है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट सिस्टेमिक है, कंप्लीट सिस्टम्स को हम लोग इंटरप्ट कर सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वाले फेज़ में हम आ गए हैं जब हम प्लानिटरी स्केल्स पे चेंजेस ला सकते हैं, प्लानिटरी स्केल्स पे। देन आइडियोलॉजी अब कैसा हो गया है, तो अब हमें ही इन्वायरमेंट को बचाना है, ये एक आइडियोलॉजी है। एक इको फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है कि किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट हुआ है वो पेट्रियार्कल है। उसी तरीके से जो एनवायरनमेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी पेट्रियार्कल है, जो वुमेन का सब्जुगेशन है वो भी पेट्रियार्कल है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देन इसी में एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म भी है, आज के मॉडर्न एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म की किस तरीके से ह्यूमंस को ही बचाना है सब चीज़ को। देन डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट भी यहीं पे है, या गायनिज्म जो कि रैडिकल इकोसेंट्रिसिज्म है। ये सारे कंसेप्ट इसी में आएंगे। तो आप एक ही ये वाला अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं जब आप फेज़ बाय फेज़ जाएं और हर पैरामीटर को कंपेयर करें और अल्टीमेटली इस पॉइंट से कंटेम्प्रेरी रिफ्लेक्शन से ख़त्म करें और फिर कंक्लूजन करें। दोनों ही ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं और आप किसी भी फॉर्मेट में बहुत हाई क्वालिटी आंसर लिख सकते हैं। इनफैक्ट इसमें मुझे लगता है यही वाला अप्रोच फॉलो किया गया है लार्जली। ये जो आंसर लिखा गया फाइनली, इसमें आप नोटिस करिए किस तरीके से ये आपको एक बता दिया गया, बट एक ये अप्रोच भी दिया गया है कि पीरियड ऑफ फूड गैदरिंग में कैसा था, बिलीफ सिस्टम कैसे थे, ह्यूमंस का लाइफ कैसा था, टूल्स कैसे थे, इम्पैक्ट कैसा था। देन सेकेंडली डोमेस्टिकेशन एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले फेज़ में क्या हुआ, थर्ड फेज़ में क्या हुआ, ग्रोइंग फॉरवर्ड क्या क्या फेजेस आने वाले हैं, इन सब पे बात की गई है। देन ये वाला पॉइंट जो था, क्योंकि यहाँ डिस्कस करना था हमें इन्वायरमेंटल आइडियोलॉजी, तो ये सारे सेम पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे बस एक डिस्कशन के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं। तो मैंने बस आपके लिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल दिए हैं यहाँ पे। अब इसमें आप फ्लोचार्ट और डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं कि आप फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 को एक लीनियर क्रोनोलॉजिकल टाइम स्केल में दिखाएं। आप यहाँ फेज़ 1 लिखें, अब इसके नीचे सारा पॉइंट्स लिखें, अब यहाँ फेज़ 2 लिखें, यहाँ सारे पॉइंट लिखें। ये भी एक अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने आंसर को और ज़्यादा डायनामिक बनाने के लिए। और फिर आप लास्ट में एंड करेंगे कि अब फ्यूचर नीड क्या है, हमें किस तरीके का अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए भी आपके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4B, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब ये क्वेश्चन भी हमारा जब क्लास 3 होगा, थर्ड सेशन जब होगा हमारा मॉड्यूल 3A का, तब इसमें हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ध्यान से डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा अलग पॉइंट है, बट बेसिकली इसमें अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप ये आंसर ढंग से लिख सकते थे। आप गेस भी कर सकते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से क्या मतलब हो सकता है। अगर आपका वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और फिर आपको एग्जांपल्स देते हुए इलस्ट्रेट करना है कि कैसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अलग अलग इकोसिस्टम में अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है क्योंकि ये सिलेबस से डायरेक्टली आता है। सिलेबस में जो यूनिट 2 है इकोसिस्टम वाला, उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन आसपास के ही टॉपिक से रिलेटेड है और ये दोनों आ सकते हैं एक साथ। तो इंट्रोडक्शन, इसमें आप ब्रीफली डिफाइन करेंगे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, हाईलाइट करेंगे कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है एंड सस्टेनेबिलिटी क्यों स्टेबिलिटी पे ही निर्धारित है, कि पहले तो स्टेबिलिटी अगर नहीं होगा तो सस्टेनेबिलिटी हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। देन आप बताएंगे कॉजेज़ के एंथ्रोपोलॉजिकल इम्बैलेंस के, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के। फिर आप बताएंगे किस तरीके से अलग अलग इकोसिस्टम इम्पैक्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और उसका क्या क्या नतीजा हो रहा है लार्ज स्केल पे, रीजनल स्केल पे, माइक्रो स्केल पे। आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर इक्विलिब्रियम बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज डिस्टर्ब। जब भी वो जो
बैलेंस बना हुआ है पर्यावरण में, जैसे ही वो डिस्टर्ब हो जाए, और डिस्टर्ब मतलब टेम्पररीली नहीं, डिस्टर्ब इस तरीके से हो कि एनवायरनमेंट एज अ होल इन सम मैनर इरिवर्सिबली डिग्रेड हो जाए, उसको हम लोग इम्बैलेंस बोलते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोलते हैं। ये बहुत लार्ज स्केल इम्पैक्ट होता है, ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। जैसे अगर मानिए कहीं पे पेड़ है, एक पेड़ है एक फॉरेस्ट में, आप एक पेड़ काट दें तो इससे लार्ज स्केल चेंज नहीं हो रहा है, इससे बायोडाइवर्सिटी मैसिवली नहीं इम्पैक्ट हो रहा है, फूड चेन मैसिवली नहीं चेंज हो रहा है, तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का एग्जाम्पल नहीं है। इवन तो हाँ, यहाँ पे भी आपने कुछ ऐसा काम किया जो एक तरीके से एनवायरनमेंट के खिलाफ था, लेकिन अगर मानिए लार्ज स्केल पे इस फॉरेस्ट में आग लगाया जाए, लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन किया जाए, तब जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत हाई स्केल होगा, और ये हो सकता है इरिवर्सिबल चेंज हो, मतलब ऐसा चेंज हो जो वापस ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इन मेजर चेंजेस को जो कम्प्लीटली फॉर इन अ सेमी परमानेंट मैनर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें, वो आपका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट का कंसेप्ट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लास में कि कैसे हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कि बैरी कॉमनर ने कहा था। तो अगर आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस करते हैं, बहुत मैसिवली डिग्रेड करते हैं, तो किस तरीके से इसका इम्पैक्ट और चीज़ों में होगा, इसको हम कैस्केडिंग इम्पैक्ट बोलते हैं, कैस्केडिंग इम्पैक्ट। तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। फिर उसका कॉज आप बताएंगे कैसे आज के डेट में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, फिर अलग अलग इकोसिस्टम में कैसे हो रहा है। आप चाहें तो इन दोनों पार्ट्स को क्लब कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन, इसी में आप कॉज और इसी में आप एग्जाम्पल, तीनों दे सकते हैं। तो इसमें आपको एक अलग पॉइंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, इन केस आप ये वाला अप्रोच नहीं फॉलो करना चाहें तो। इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन के डिमांड को मीट कर पाएंगे, ये भी एक इस तरीके का अप्रोच का बेनिफिट है। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और फिर क्या क्या रिस्टोरेशन अप्रोच हो सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए। इसके लिए आप केस स्टडीज एग्जाम्पल सपोर्ट करेंगे। और आप अगेन, अब जितनी बार इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे आप नोटिस करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स रिपीटेड हैं, मतलब सेम कंटेंट को किस तरीके से बहुत हाई क्वालिटी आंसर लिखने के लिए यूज़ किया जा सकता है विदाउट नीड फॉर मगिंग अप, कि नए नए कंटेंट को रटना नहीं है, अलग अलग जगह से आपको टॉपिक्स नहीं खोजने, केवल एक जगह से आप सोर्स कलेक्ट करिए सारा डेटा, एंड उसी को जाके एग्जाम में बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत कीजिए। अब हो गया इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अब ये इसका कंक्लूजन, आप ये सब पढ़ सकते हैं। देन अगेन ट्रॉफिक कैस्केड थ्योरी, जिसका मैंने बात की है, ये हम बात करने वाले हैं आगे क्लास में भी कैस्केड थ्योरी के बारे में, बट ट्रॉफिक कैस्केड थ्योरी इसमें से एक है, किस तरीके से अगर प्रेडेटर्स चले जाएँ, मतलब इसका हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, येलोस्टोन नेशनल पार्क, बहुत ही अच्छा केस स्टडी, आप इसको लिख के भी रख सकते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में, यूएसए। इसमें आप इनफैक्ट अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको कहूँगा आप इसमें वुल्व्स के बारे में पढ़िए, किस तरीके से यहाँ पे पहले बहुत भारी मात्रा में वुल्व्स पाए जाते थे, फिर इनको धीरे धीरे करके ह्यूमन इंटरवेंशन से हटाया गया। इसके वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, लोग को लगा कि ये बहुत बड़ा दिक्कत है, वहाँ के वुल्व्स वहाँ पे बहुत बड़े प्रेडेटर्स हैं, बहुत दिक्कत वाला चीज़ है। लेकिन जब इनको हटाने से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो ये किस तरीके से वापस इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया। और ये इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इन वुल्व्स के हटाने के वजह से यहाँ पे वाटर ड्राई अप कर गया, नदियाँ बहनी बंद हो गई। देन इनके रीइंट्रोडक्शन के बाद कुछ सालों के अंदर ही वापस रिवर्स वापस आ गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसको ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छा केस स्टडी का काम करता है, किस तरीके से एक प्रेडेटर के जाने से, एक वुल्फ जो कि यहाँ पे प्रेडेटर स्पीशीज़ था, उसके हटाने से कंप्लीट इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया। वो केवल उसको, वो जिस स्पीशीज़ को प्रे करता है उस पे नहीं, वो जिस स्पीशीज़ का प्रे है उसको नहीं, पर कंप्लीट इकोसिस्टम को, वहाँ के पानी को, वहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट जो पानी है उसको भी किस तरीके से उसने ड्रास्टिकली इम्पैक्ट कर दिया, वो ट्रॉफिक कैस्केड थ्योरी का एग्जाम्पल है। देन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आप ये पढ़ सकते हैं, आप मोस्ट ऑफ दीज आर रिपीटेड, जहाँ भी आपको नहीं समझ में आप ज़रूर उसे गूगल या विकीपीडिया पे पढ़ लेंगे, ताकि आपको बहुत ही एक रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इन आंसर्स में, अपने आंसर्स में इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ। देन सेक्शन बी, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट्स थे 5, इनका आंसर्स मैंने कंपेरेटिवली छोटा लिखा है, अराउंड 150 to 160 वर्ड्स के बीच में मैंने लिखने की कोशिश की है मोस्ट आंसर्स को, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर के फॉर्मेट में थे। तो इसमें भी आप नोटिस करेंगे कैसे कम शब्दों में भी आप बहुत पॉइंट्स लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखें, आप बहुत बड़ा कंटेंट लिखें, आप कम में भी बहुत हाई क्वालिटी आंसर्स लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन था इसमें डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन पे आपको लिखना था शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट। तो इसमें देखिए क्या होगा,
ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, आपको कंटेक्स्ट नहीं दिया हुआ है कि आपको इसका सोल्यूशन लिखना है, प्रॉब्लम लिखना है, कॉज लिखना है, क्या लिखना है। तो अपने बेसिस पे आपको पहले ये जो फ्रेमवर्किंग है इन क्वेश्चंस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि जब आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे तब आप बीच में रुक जाएंगे कि अच्छा अब इसमें अगला क्या लिखूं। पर अगर आपने फ्रेमवर्क पहले से बना लिया, जब आपको पता है कि आपका इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉज लिखेंगे, नब इफेक्ट लिखेंगे, इंडियन एग्जाम्पल्स देंगे, क्या क्या मेजर लेना चाहिए वो लिखेंगे और कंक्लूड करेंगे, तो अब देखिए आपने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया बहुत ही ब्यूटीफुली। और अगेन इन ऐसे फ्रेमवर्क्स को बनाने के लिए एक तो ये जो स्पर्धा की तरफ से जो ये नोट्स दिए जा रहे हैं ये बहुत ही कारगर हैं, बट इसके अलावा सिलेबस अगर आप ध्यान से पढ़ के रखेंगे तो इससे भी आप बहुत फ्रेमवर्क खुद से बना के लिख पाएंगे। तो अगेन मैं आंसर्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आंसर्स आपको खुद से पढ़ लेना होगा, बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और अपने आंसर से कंपेयर करेंगे कि आपके क्या क्या पॉइंट्स मिसिंग हैं जो आपको इससे पिकअप करना चाहिए। सिमिलरली ये सारे इसमें केस स्टडीज़ और ये सारे एग्जांपल्स हैं। एक डायग्राम आता है इंडिया डेजर्टिफिकेशन मैप जोन का, इन सारे डायग्राम को भी जो मैंने इनरिचमेंट में मेंशन किया आप ज़रूर गूगल करेंगे और इसको अपने नोट्स का पार्ट बना लेंगे, कौन कौन से एरिया में डेजर्टिफिकेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ये आपके एरियाज़ हो गए मेनली जो डेजर्टिफिकेशन से इम्पैक्टेड हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये वाला सब्जेक्ट भी ये वाला हमारा सेकेंड या थर्ड क्लास का ये पार्ट है, जब हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स की बात करेंगे तब हमें ये पढ़ना है स्पेसिफिकली। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन थैंकफुली बहुत डायरेक्ट था कि रोल ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इन सस्टेनिंग लाइफ। तो अनलाइक पिछला क्वेश्चन जिसमें आपको खुद सोचना था कि आप उसके अंदर क्या लिखेंगे, अगर यही क्वेश्चन केवल रहता बायोजियोकेमिकल साइकिल तो आपको प्रॉबेबली पिछले क्वेश्चन टाइप कुछ लिखना पड़ता, खुद से एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता। पर यहाँ पे ये फ्रेमवर्क इस क्वेश्चन ने सॉर्ट ऑफ दे दिया है। तो अब आपका काम क्या होता है इस वाले स्टेज में, इन पहले 30 सेकंड्स में, कि आप उसको भी और रिफाइन करें कि अच्छा अब आपको पता है आपको केवल सस्टेनिंग लाइफ कि वो जीवन को किस तरीके से बचा के रखता है इस पर मेंशन करना। तो अब उसके अंदर किस तरीके से आप बहुत ही सुंदर वे में अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में पहला 30 सेकंड लेके आप सोचेंगे। तो इंट्रोड्यूस करेंगे अब कि होता क्या है बायोजियोकेमिकल साइकिल, किस तरीके से वो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को जोड़ के रखता है इकोसिस्टम में। फिर जो मेजर साइकिल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका फंक्शनल रोल क्या है, किस तरीके से अगर उसमें डिसरप्ट हो तो किस तरीके से वो लाइफ को इम्पैक्ट करेगा वो। तो ये सारे के सारे आपके एक अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिस्कस नहीं करूँगा मैं। ये कुछ अच्छे कोट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं, किसी भी एक दो बायोजियोकेमिकल साइकिल को उठा के आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, वो उसका क्वालिटी इंप्रूव कर देगा उस आंसर का। देन 5B वही है, 5C इको फेमिनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंटल क्रिटिक। तो ये मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया था यहाँ पे। इको फेमिनिज्म जो कि आपको याद होगा, हमने वंदना शिवा का जो वर्क है इस पर मेनली वो डिस्कस किया था। पर इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, स्पेशली मतलब 1970s में जब ये आइडिया आया फ्रैंकोए डे योबर्न से, तो उस समय ये वाले आइडिया को सबसे पहले करेंसी मिली। एंड देन इंडिया में वंदना शिवा सबसे लीडिंग प्रोपोनेंट है इको फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो इसमें क्या क्या इसका कोर आइडिया है, इको फेमिनिस्ट क्या कहते हैं कि किस तरीके से विमेन, क्योंकि वो नेचर के ज़्यादा पास हैं, तो इनका कहना ये था कि हिस्टोरिकली विमेन का रोल नेचर को नर्चर करने में, मतलब पर्यावरण को बचा के रखने में, उसका पालन पोषण करने में भी सबसे ज़्यादा रोल विमेन का था, क्योंकि मेन यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग, विमेन यूज्ड टू गैदर। तो विद टाइम विमेन को ये एबिलिटी आ गया कि किस तरीके से वो अच्छे क्वालिटी के प्रोड्यूस को, अच्छे क्वालिटी के सीड्स को खराब क्वालिटी ऑफ सीड्स से सेपरेट कर पाएँ। तो इसको वो बचाती थी, इनको अगले साल फिर जब एग्रीकल्चर पे शिफ्ट किए तो इनको उगाया जाता था। फिर जो आते थे वो अच्छा क्वालिटी और ख़राब क्वालिटी को सेपरेट करने का एक स्किल था जो विमेन पहले अक्वायर की कंपेयर टू मेन, क्योंकि मेन का मेन काम हंटिंग था उस समय। तो इसलिए इनका रोल थ्रू आउट हिस्ट्री हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है इसमें इको फेमिनिज्म में कि किस तरीके से विमेन क्लोजर है नेचर के एंड किस तरीके से मेन क्लोजर है उस सिस्टम के जो डिग्रेड करता है नेचर को, है ना। वही पावर स्ट्रक्चर जैसे कैपिटलिज्म, कोलोनियलिज्म, ये सब के क्लोजर मेन हैं थ्रू पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड पेट्रियार्कल सेटअप्स। ये जिस तरीके से विमेन को सब्जुगेट करते हैं, जिस तरीके से औरतों को ये डोमिनेट करते हैं, उसी तरीके से ही इको सिस्टम्स को भी, एनवायरनमेंट को भी डोमिनेट करते हैं। ये इको फेमिनिज्म का सेंट्रल कंसेप्ट है। अब इसमें अलग अलग तरीके के इको फेमिनिस्ट हैं। कुछ हैं जो लिबरल हैं, जो कहते हैं कि विमेन को अगर डिसीजन मेकिंग में रोल दिया जाए यही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल इको फेमिनिज्म
ये जो मैंने अभी डिस्कस किया कि जो विमेन का रोल है उसको सेलिब्रेट करना, उसको एक्नॉलेज करना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करती है। सोशलिस्ट इको फेमिनिज्म जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उसको कंबाइन करता है अपने काम में। रैडिकल इको फेमिनिज्म सोशलिस्ट इको फेमिनिज्म का एक टाइप है जो आपका डीप इकोलॉजी और ये सारे और गायनिज्म, इन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं इको फेमिनिज्म के जो अलग अलग वे में इसी अपने ही आइडियोलॉजी को अप्रोच करते हैं। फिर वो किस तरीके से मॉडर्न डेवलपमेंट को क्रिटिक करते हैं कि मॉडर्न डेवलपमेंट क्यों गलत रास्ते पे चल रही है, क्यों ये मेथड ऑफ डेवलपमेंट गलत है, क्यों ये सबके लिए सूटेबल नहीं है, क्यों ये केवल पेट्रियार्कल है अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर में। इसको लेके भी इको फेमिनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है। और किस तरीके से वो एथिक्स ऑफ केयर, डाइवर्सिटी, रेजिलियंस ये प्रमोट करती हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इसमें हो सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5D, यूट्रोफिकेशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। अगेन यूट्रोफिकेशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हम स्कूल समय से पढ़ रहे हैं और क्योंकि ये ओपन एंडेड था, यहाँ पे भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था, तो आप खुद अपने फ्रेमवर्क में अब आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये फ्रेमवर्किंग करना बहुत आसान है और इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके सेम टू सेम आंसर लिख देना उतना ही आसान है। पर इस प्रोसेस को करने के लिए आपको वो 30 सेकंड जो हैं वो ज़रूर से देने होंगे ताकि आप ये बना पाएँ। तो आप उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी में क्या आएगा, कॉज, प्रोसेस, टाइप, इम्पैक्ट, केस स्टडी कि क्या कॉजेज़ हैं यूट्रोफिकेशन के, किस तरीके से होता है, किस तरह का होता है, इम्पैक्ट क्या क्या है उसका, और केस स्टडी आप 1-2 बता सकते हैं जिससे आपका क्वालिटी इंप्रूव कर जाए। इन केस स्टडीज़ को अलग से मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ये इनके अंदर भी आ सकता है, ठीक है। ये मैंने भले ही आपको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पढ़ने में सुविधा हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ अलग से पॉइंट एक बनाया, बट आप इसको हमेशा विद इन दीज क्वेश्चन आप केस स्टडी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब अपने आंसर शीट में साइड में एक बॉक्स बना के भी केस स्टडी शो कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप यूट्रोफिकेशन को जो सिलेबस का लार्जर टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल्स उससे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आप ये दिखाएगा एग्जामिनर को कि आपको ना केवल ये क्वेश्चन पता है, आपको ये भी पता है क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है और आपने सिलेबस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया है। तो ये एक बहुत अच्छा कंक्लूजन का तरीका हो सकता है, ये भी आप इस सेशन से अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हुए इसमें, बहुत ही ईजी पॉइंट्स है, बहुत ही सिंपल है। आप ये सारे कंसेप्ट, पॉइंट, एग्जाम्पल्स को अपने साथ रखेंगे। देन 5E, रेन्यूएबल वर्सेस नॉन रेन्यूएबल एनर्जी कंपैरेटिव एनालिसिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन इसमें मैंने इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, डेफिनेशन कि पहले आपको दोनों को डिफाइन करना है, ये तो यहीं पे आ जाएगा। देन की डिफरेंसेस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है दोनों का, और एग्जाम्पल्स कुछ। अगेन ये एग्जाम्पल्स अलग अलग होना ज़रूरी नहीं है, इवन तो मैंने मेंशन किया अलग अलग, आप इसको इन्हीं के अंदर रख सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंसेस को बताने के लिए आप टेबल फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका है। 1 2 3 इस तरीके से एग्जामिनर को पता होगा कि आपने कितने डिफरेंसेस पॉइंट आउट किए हैं। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स इसमें। अगेन एनरिचमेंट मेरे के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे किस तरीके से एक पॉइंट के बाद अगर आप आंसर राइटिंग का स्किल अक्वायर कर लें आंसर राइटिंग का, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। ये सब्जेक्ट जो है एनवायरमेंटल साइंस का, ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट हो गया क्योंकि आज के समय में ये सब्जेक्ट हम स्कूल से पढ़ रहे हैं। बहुत कम ऐसे ऑप्शनल आप लिख रहे होंगे आज के डेट में जिस जो कम्प्लीटली स्कूल बेस्ड नॉलेज से ही आंसर हो जाए। इसमें हाँ मैं मानता हूँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए होंगे, जो हमें डेप्थ में एक्सप्लोर करना होगा, बट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट का, वो हमारे स्कूल के समय से ही वेल डेवलप्ड है। हमें बस इसी पे इम्प्रूव करके इसी का क्वालिटी इन्हांस करना है। तो आप ये इन आंसर्स के थ्रू आप नोटिस करेंगे, और आप जब आप अपना खुद आंसर कंपेयर करेंगे इससे, तो आप नोटिस करेंगे कैसे ये सारे पॉइंट्स भी आपके पास अवेलेबल थे, पर आपको वो अप्रोच की कमी थी जिसकी वजह से आप ये आंसर्स उस लेवल पे नहीं लिख पा रहे हैं जैसा कि एक टॉप स्टूडेंट को लिखना चाहिए। डिस्कस स्टेटस एंड चैलेंजेस ऑफ वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज, सजेस्ट साइंटिफिक अप्रोचेस फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो अगेन इसमें सबसे पहले इसमें ये वाले क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको स्टेटस मेंशन करना है, आपको चैलेंज मेंशन करना है, एंड देन आपको इसमें साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे लाके देना है, 3 पार्ट। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड बन जाएगा, और इसके अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स यूज़ करना है आप इसको पहले से ब्रेनस्टॉर्म करके रख सकते हैं, एंड देन जब आपके सामने क्वेश्चन है तो इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत वेल ऑर्गेनाइज मैनर में, इससे एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना था, कि आपको पहले से ही पता था आपको क्या पॉइंट कहाँ लिखना है, और आप उस तरीके से यहाँ पे आप एक केस स्टडी भी मैंने इंक्लूड की है सुखो मांजरी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है हरियाणा में, किस तरीके से इंटीग्रेटेड लैंड और वाटर कंजर्वेशन में वाटर शेड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है इसको यूज़ किया गया
वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो अगेन ये फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल एग्जांपल्स, कुछ पॉलिसी के एग्जांपल्स, कुछ प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स, कुछ टेक्नोलॉजी में जो अभी एकदम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनका एग्जांपल, ये सारी चीज़ों को आप डाल के अपना क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। एंड देन ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए। देन क्वेश्चन 6, व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन 5E के अंदर। इवैल्यूएट देयर पोटेंशियल टू मिटिगेट इंडियाज एनर्जी क्राइसिस। तो अगेन इसमें आपको बात करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं मेनली इस वाले पार्ट को डिस्कस करना चाहूँगा। इवैल्यूएट देयर पोटेंशियल, इवैल्यूएट का क्या मतलब है कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। आपको इन दोनों चीज़ों का बात करते हुए कहना है कि क्या है अल्टीमेटली आपका राय क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रोल एंड पोटेंशियल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की, क्या ये कर सकता है, ये बोलेगा हाँ, किस तरीके से हो सकता है। बट चैलेंजेस, ये बोलता है ना, किस तरीके से नहीं हो सकता। आप देखिए, भले ही आपने हाँ और ना कहा है, लेकिन किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि जब आप आंसर लिखेंगे ये फील नहीं हो कि आप बहुत मैकेनिकल लिख रहे हैं। ये नहीं लगे कि आपने पहले कहा हाँ ये यूज़ हो सकता है, फिर आपने कहा नहीं ये नहीं यूज़ हो सकता है। इंस्टेड थ्रू चैलेंजेस आपने दिखा दिया कि क्या क्या दिक्कत है, एंड थ्रू रोल और पोटेंशियल आपने दिखा दिया क्या क्या फायदे बेनिफिट्स हैं इसके, क्या पोटेंशियल है इस एनर्जी का कंप्लीटली एनर्जी क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। और फिर आपको एक कंक्लूजन यूज़ करना होगा जो कि बहुत ही बैलेंस हो, जो ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, जो बताता है कि इस प्रोसेस में और भी क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। केवल टेक्नोलॉजी या अलग टाइप का एनर्जी रिसोर्स से आपका एनर्जी क्राइसिस सॉल्व नहीं हो जाएगा। एनर्जी क्राइसिस केवल एनर्जी के नहीं होने का प्रॉब्लम नहीं है, पर और भी बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करना होगा आपको। तो अगेन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल कम इन। बहुत ही सिंपल है ये वाला आंसर, आप आराम से इसे पढ़ेंगे एंड इसका डिस्कशन जो उसका आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी वो बहुत हाई क्वालिटी है, वो पढ़ने से क्लियर हो जाएगा मोस्टली। देन अगेन व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ एयर एंड थर्मल पोल्यूशन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया फिर से। इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल देम, ठीक है, बहुत डायरेक्ट है। इसमें अगेन आप सबसे पहले कॉजेज डिस्कस करेंगे, इफेक्ट डिस्कस करेंगे एंड मेजर्स करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन किया गया। आप पेस्टल अप्रोच जो मैंने बताया था, आप इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, एक पॉलिसी का एग्जाम्पल, एक लीगल एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल एग्जाम्पल। तो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कैन बी यूज यहाँ पे। एंड देन कंक्लूजन बहुत ही अच्छे से आप इसमें सब चीज़ को कंबाइन करते हुए कम्युनिटी, साइंस, पॉलिसी, सब चीज़ को लाके कंक्लूड करेंगे। देन 7B, पोल्यूशन इज नॉट ओनली अ साइंटिफिक बट ऑल्सो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको ये जस्टिफाई करना है कि है साइंटिफिक दिक्कत तो है ही बट सोशो इकोनॉमिक दिक्कत भी है। एंड देन आपको एग्जाम्पल देना है इंडिया का। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें आपको कोई न्यूआंस लाने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सबसे पहले साइंटिफिक डिस्कस करेंगे बट मेनली आप आएंगे सोशो इकोनॉमिक डिस्कस करने के लिए, और फिर दिल्ली के एग्जांपल्स, इंडिया के एग्जांपल्स जो अलग यहाँ पे मैंने अलग मेंशन किए जैसे मैंने पहले बताया, बट आप इसको इसके अंदर भी इंक्लूड करके रख सकते हैं। तो बहुत ही डायरेक्ट है किस तरीके से इसमें पोल्यूशन की वजह से क्लास डिस्पैरिटी है, लाइवलीहुड किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है, गवर्नेंस और प्लानिंग फेलियर जो इसमें इन्वॉल्व है, कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व है, इन सारे चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे और एंड करेंगे इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है इसके बारे में बात करते हुए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, इसका पहला पार्ट 8A, एग्जामिन इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनवायरमेंटल हेल्थ। अगेन बहुत डायरेक्टली है, सबसे पहले डिफाइन कर देंगे कि अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या, फिर बॉडी पे आएंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या हो रहे हैं, और फिर सेक्टोरल, सबसे पहले आप अर्बन में बताएंगे, फिर इंडस्ट्री में बताएंगे, एंड देन अलग अलग इफेक्ट जो कॉमन इफेक्ट्स है वो आप एक साथ क्लब करके लिख सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है लॉन्गर रन में एनवायरमेंटल हेल्थ पे, इन टर्न ह्यूमन हेल्थ पे, इन सारे चीज़ों पे आप बात कर सकते हैं। अगेन बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये सब पढ़ने के लिए है, आप ये सब नोटिस करेंगे। एनरिचमेंट के लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, कुछ यूएन इनिशिएटिव्स हैं, कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई हजार्डस वेस्ट एंड डिस्कस द पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन हमने अभी नहीं पढ़ा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आपने नहीं पढ़ा था तो हजार्डस वेस्ट किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, ये आप एक बेसिक रूडिमेंट्री क्लासिफिकेशन बनाएंगे, सबसे पहले डिफाइन कर देंगे इंट्रोडक्शन में, वो दैट गोज विदाउट सेइंग। एंड देन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में, क्योंकि ये सबसे पहले ये पूछा गया, एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, तो इन दोनों चीज़ों को आप क्लियरली डिस्कस कर लेंगे एंड देन कंक्लूड कर देंगे बेस्ड ऑन कि किस तरीके से वाटर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होना चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है आगे जाते हुए। लाइफ मिशन वगैरह सब जब हम डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट आपको देख के अभी लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ये सब डायरेक्टली सिलेबस से आता है। तो क्योंकि ये सिलेबस ओरिएंटेड है
क्योंकि ये सिलेबस का ही पार्ट है, इसलिए ये सब कवर होने वाला है। हमारा जो मॉड्यूल है 3A जिसमें हम EVS का कोर्सेज लेने वाले हैं, ये इसके तहत हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आप कोई भी ये टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि अनटच्ड है, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी होगी। और जब आप आंसर लिखेंगे बहुत ही गुड क्वालिटी आंसर लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये अप्रोच को फॉलो करें। अब बिफोर आई एंड दिस सेशन, काफ़ी लंबा हो गया ये सेशन, बिफोर आई एंड दिस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फ्रेमवर्क मैंने दिया है इसका दो पर्पस है। एक, अभी के लिए आप ये समझेंगे कि आंसर बनाया कैसे गया, क्या सोच के उस आंसर को लिखा गया। बट सेकेंडली इसका ये भी एक पर्पस है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले, एक रात पहले भी जब आपको रिवाइज करना है, आप केवल आ सकते हैं, केवल इन फ्रेमवर्क्स को देख के रिवाइज कर सकते हैं कि आपको हर चीज़ में क्या लिखना है। आपको एक एक पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन दैट डे, ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम, आप केवल आएँ, इन फ्रेमवर्क्स को ध्यान से एक जगह कंपाइल करके रख सकते हैं आप अलग से, एंड देन केवल इन एग्जाम्पल्स को पढ़ें एंड एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे आप कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करना, किस हाई क्वालिटी में आप इस एग्ज़ाम को कवर कर लेंगे। तो दैट इज़ इट, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही है। अब एक दो हमारे लेक्चर्स और आने वाले हैं, जैसे डिस्कशन ऑफ जो इंडियन हिस्ट्री का पेपर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज़ वाला। देन इसके अलावा डिस्कशन हमारा 3A का जो सेकंड क्लास है इकोसिस्टम पे, वो भी 1-2 दिन के अंदर कंप्लीटली कवर हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। मे बी हम टेंटेटिव शेड्यूल से 1-2 दिन आगे पीछे चलें, तो उसके लिए आप ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो ACF वाला एग्ज़ाम भी अपकमिंग है, तो उसके लिए भी कई अभ्यर्थी, स्पेशली जो एनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं उसमें बहुत लोग ACF के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो आप उसके लिए भी अभी कम्प्लीटली उधर डेडिकेटेड रहिए। ये लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे और हमने वीडियो रेस्ट्रिक्शंस भी हटा के अब 5 कर दिए हैं, तो आप कोई भी वीडियो को 5 बार देख सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यदि वो भी कम पड़ता है तो आप हमें बताएंगे, हम उन रेस्ट्रिक्शंस को भी आगे बढ़ाने को तैयार हैं, डिपेंडिंग ऑन नीड। एंड ये लेक्चर्स आप कुछ समय बाद भी एक साथ एकत्रित रूप में देख सकते हैं। जब 3-4 क्लासेस अपलोड हो जाएं तो आप एक साथ बैठ के भी उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं, ताकि आपको कोई किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपका कोई शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं हो। तो अगेन मेरे तरफ से आज इतना ही। अगर कोई और डाउट हो इस पेपर से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर आंसर सेशन से रिलेटेड, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो हमारे एनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं वो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर हमें मैसेज करें और आप बताएं कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्या चेंजेस और करना चाहिए हमें, ताकि आपका आंसर राइटिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव हो। जो स्टूडेंट्स आंसर्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार स्पर्धा प्रकाशन के ऐप को अपडेट करें या अपना कैश क्लियर करें। एक बार आप सेटिंग्स में जाकर अपना कैश क्लियर करें, ताकि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो आप फेस नहीं करें, वो सारे अपडेट्स के थ्रू सॉल्व हो जाएं। एंड फिर आप क्वेश्चन आराम से अपने आंसर्स को अपलोड कर पाएंगे, ताकि वो इवैल्यूएट हो पाए विद इन टाइम। तो उसके लिए आप ज़्यादा वेट नहीं करें। यदि उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर आप स्पर्धा प्रकाशन की टीम को रीच आउट करें और हमें बताएं कि आपको किस तरीके की दिक्कत आ रही है, हम उसे सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आज का सेशन भी आपके लिए बहुत एनरिचिंग रहा हो, एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। बाय बाय।